मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब लोगों को, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। वार्म तो नहीं है वैसे, कल की बारिश की वजह से। सब लोगों का स्वागत है। आज शुरुआत मैं कर रहा हूं और ख़त्म भी मैं ही करूंगा क्योंकि आज सर नहीं है चौहान सर आउट ऑफ स्टेशन है, तो आज शुरुआत और ख़त्म भी मैं करने वाला हूं। सब लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। और आप लोगों के लिए आज सबसे पहली जो स्लाइड आपको दिख रही है उसमें कुछ तो आपको दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है और ना वेल नोन सेंटेंस है थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन के बारे में हमने है ना बचपन से पढ़ते यार। उसने 909 टाइम्स वो फेल हुआ, उसके बाद है ना 1000वें टाइम पे वो सक्सेसफुल हुआ था, है ना। ये हमने बचपन से सुना है। तो उसका एक फेमस सेंटेंस है, आप लोगों को पता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, है ना। बहुत लोग जब फ्रेश है ना, जब हम रिपीट करते हैं या फ्रेश करते हैं, फ्रेश में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तब कभी कभी हमारे दिमाग में होता है कि यार ये तो इजी है, ये कर लेंगे, है ना। सिंपल बातों के ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते हम, किसी भी चीज़ को हल्के में लेते हैं, वो हमारी आदत होती है ना। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा ऐसा ही होता है। लेकिन किसी भी चीज़ की तरफ आपको उस नज़रिए से देखना है कि जैसे मान लो ये हमें अच्छी करनी ही है, वो भलाई सिंपल हो या मॉडरेट हो या वो हार्ड हो, ठीक है। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको जिंदगी भर करना पड़ता है। ध्यान में रखिए, ऐसे नहीं कि आपने 11-12 में कर लिए, डॉक्टर बन गए, मतलब हार्ड वर्क खत्म, ऐसे नहीं है। बाद में एमडी करना है ना, बाद में एमडी करना है, और ज़्यादा हार्ड वर्क है। बाद में आपको जो भी सेवा देनी है आपको, है ना, समाज को जो भी सेवा देनी है उसमें हार्ड वर्क है, कंपटीशन है, सब बातें इसमें। यानी हार्ड वर्क हमेशा आपको करते ही रहना है। लेकिन आप बोलोगे सर फिर ये तो मुश्किल है थोड़ा, हार्ड वर्क जिंदगी भर कैसे हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क का मतलब है जिस प्रोसेस के लिए, मतलब जो भी हमारा एम होता है, जिसके लिए हम जीते हैं, या हमारी रोज की जो जिंदगी है वो अच्छी जाए इसके लिए हम जीते हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। बाकी तो एम तो मिल जाएगा। आज एक एम मिल गया, उसके आगे दूसरा एम होता है, दूसरा एम मिल गया, उसके आगे तीसरा एम होता है। ये एम कभी खत्म ही नहीं होता। एक बार वो एम पे पहुंच गए, उसके बाद फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप इस हार्ड वर्क की प्रोसेस को एंजॉय करते हो, मतलब जो एम तक जाने के लिए जो बीच की प्रोसेस है उसको एंजॉय करो, तो लाइफ अच्छी है। बाकी तो नई नई है ना, नई नई दिक्कतें, नए नए एम आगे आने ही वाले, ठीक है। इसको है ना रेगुलरली करो पढ़ाई। मतलब इससे मैं यही बोलना चाहता हूं कि रेगुलर पढ़ाई करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, बर्डन मत लो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको फिर से देखो, उसको पॉजिटिवली देखो, उसके बारे में सोचो, पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं इसके बारे में पॉजिटिवली सोचो, और रोज की पढ़ाई रोज खत्म करो, ठीक है। आप ठीक है अभी रिपीटर हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप रिपीट कर रहे हो, आप सिर्फ वो बात फिर से नए से कर रहे हो, इतनी जो आपने पहले, है ना, होता है ना, कोई चीज हम पहली बार अच्छी नहीं करते तो उसको दूसरी बार और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही है, मान लो पहले टाइम में थोड़े कम पड़ गए, अभी फिर से अच्छी शुरुआत करेंगे और फिर से वो चीज को अच्छे करेंगे तो आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। और आप सब लोग भगवान हैं, है ना, डॉक्टर बनने वाले मतलब भगवान ही है, आप लोगों को पता है। आज जो सब लोगों को भगवान दिखा है सब में, वो डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर बनने का, भगवान बनने का चांस आपको है। और बाकी तो आप लोगों को सब पता है, आप अच्छे करने वाले हो प्रिपरेशन, और अच्छे करते रहो। और इस शुरुआत से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा है इसका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का, और दूसरा हिस्सा है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का है। सबसे पहला हिस्सा वैसे तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर, लेकिन अगर आपको किसी चैप्टर को स्टार्ट करना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा।
पिछले साल में अगर कुछ छूट गया है आपसे पढ़ने के लिए, या कुछ लोग हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का भी टेंशन लेते हैं कि यार इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो वो सब बातें हम इसमें दिखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हिस्ट्री का होगा, जो कि इतना क्वेश्चन उसमें नहीं बन सकते हैं, आते नहीं है उतने, लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने यस मेरी तबीयत बहुत अच्छी है अर्शान, थैंक यू वेरी मच। अभी क्या करेंगे, अभी तक हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं पूरे, हमने उसमें एटॉमिक नंबर कैसे याद रखते हैं वो पढ़ लिया, और कल तो हमने बहुत बढ़िया से एटॉमिक मासेस कैसे लर्न कर रहे हैं ये हमने सीख लिया, जो कि अभी तक हमने नहीं किया था। एटलीस्ट 40 तक आपको एटॉमिक मासेस आने चाहिए, मतलब वो तो जनरली देते ही है, 20 तक तो आते ही है आपको, लेकिन इसके बाद भी आपको 20 के आगे मतलब अच्छी बात है, मतलब हमने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस इसमें कर लिया और आ गए हैं, है ना। यस, कुछ हार्ड नहीं है, आपको पता चल गया ना कि आपने अगर सही तरीके से किसी चीज को किया, उस पर फोकस किया, तो आपको आ सकता है। रेगुलर में आप टीचर की ज्यादा सुनते नहीं हो, है ना, जब फ्रेश होते हैं तब आप टीचर की ज्यादा सुनते नहीं। हम बहुत बार बोलते हैं अरे नहीं मत ऐसे कर, ऐसे मत कर, लेकिन अभी आप होशियार हो गए, अभी सब लोग ध्यान देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ये तो आप लोगों को अभी पता चल गया कि हार्ड वर्क करना ही है, and this is the first slide of our chapter, that is classification of elements and periodic property. history of classification हम थोड़ा PPTs में देखेंगे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम आगे थोड़े तेजी से जाएंगे। इसमें 2 या 3 दिनों में हम हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारा फेमस पीरियोडिक टेबल है, जो कि आपको लर्न है। 118 एलिमेंट आपको पूरे याद हो गए हैं। एक बार मैं इसको फास्टली रिवाइज कर देता हूं, और इसके निमोनिक भी आप लोगों को पता है, फास्ट में कर देते 2 मिनट में, है ना। ह ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, स्कर्टी वक्रमन फेकोनी कुजन, स्काईलैक, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका लैंथेनम, यहाँ पे क्या है बेटा आपका, यहाँ पे है आपका लैंथेनम, और यहाँ पे है आपका एक्टिनियम। सो दिस इज स्काईलैक। ती जरा हाफ रफ, वेल्लोर का नवाब तारापुर में डूबा, है ना, या तालाब में डूबा। क्रिएट मूवी विथ सॉन्ग, मनी टेक रे भाई, फिर आया उस हसीना ने, कोरोना रहा इराक में, आहा, नितीन पडला पाटावरून दुसऱ्यांदा, क्यों आगे आऊ राजू, जंग कड़वी होगी चाइना से, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, और मैं क्या हुआ, फेल हुआ। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके मॉस्को में, उस से टेपो लव, फेक CBI एजेंट टेंशन में, हीना नीना और करीना जीते रहना ओजी, ओहो। और लैंथेनॉइड में सेरियम, है ना, सेरियम प्रेसिडियम, ये तो आपको इसका निमोनिक भी पता है ना। शिराचा प्रसाद नंदूने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधीच्या टेबलावर दिला होता, इराणचा तंबाखू याकूबने लुटला, ओहो। ठाणे पासून उत्तरेला नेपाळ, पुणे अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, कौन आया, आइंस्टाइन, वेयर, ऑन द फार्म हाउस ऑफ मेंडल, एंड मेंडल इज नोबेल लॉरेट। चलो ये पूरे 118 एलिमेंट हमने याद कर लिए, और आपको याद भी हो गए, आप लोगों ने अच्छा होमवर्क किया था, और उसी तरीके से आपको होमवर्क भी करना है, और सब पढ़ाई रेगुलर करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एनी एटम। आप लोगों को पता है एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और वो कैसे घूमते हैं, वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, वो 3 डायमेंशन में घूमते। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में घूमता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, है ना। इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में घूमता है ऑर्बिटल के अंदर घूमता है अलग अलग डायरेक्शन में। वैसे एस ऑर्बिटल में तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होता,
पी है ना, पी ऑर्बिटल को 3 ओरिएंटेशन है, डी ऑर्बिटल को 5 ओरिएंटेशन है, एफ ऑर्बिटल को 7 ओरिएंटेशन है, जी ऑर्बिटल को 9 ओरिएंटेशन है। और मेरा सबसे पहला सवाल है यहां पे आज का आपके लिए पेश है, I want to know that how many orbits are present in an atom, or you can say how many orbitals are present in an atom. Can you tell me? This is the very basic question. कितने ऑर्बिट और कितने ऑर्बिटल्स होते हैं किसी एटम में? है ना, हो सकता है कोई जनरली ऐसे करता है कि भाई हाँ मैंने KLMN ही सुना है ना, मैंने SPDF ही सुना है ना, इस तरीके से होता है। बट यू नो वेल नो, है ना, यू नो दैट there are infinite number of orbit and orbitals in an atom. हमें पता नहीं है, we don't know the boundary of atom. ये है ना IPL में ये पता चलता है भाई चौका छक्का गया, कैसे गया, क्या आया, है ना, कितने रन मिले, बाउंड्री कहां पे है। वैसे एटम की बाउंड्री पता नहीं होती। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट। अरे किसने देखा है भाई एटम? अरे एटम ही किसने देखा नहीं है, सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, थोड़ी एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया है। यानी आपको पता होना चाहिए कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। KLMNOP QRST UVW XYZ कितने होते हैं? SPDF GHIJ KLMNOP इतने ऑर्बिटल्स होते हैं, पता नहीं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, वी डोंट नो द बाउंड्री ऑफ एटम, हमें पता नहीं है। मतलब अभी 118 एलिमेंट पता है, ठीक है, अरे लेकिन इसके बाद थोड़ी पता है क्या है भाई, कितने हैं, है ना, इसके आगे कितने एलिमेंट आने वाले हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमें कहां पता है। सो वी डोंट नो द बाउंड्री ऑफ एटम, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है 3 डायमेंशन में, बेसिक बात है। बोहर का मॉडल है एटम का, जिसमें आपको ये शेल दिख रहे हैं, और मैंने अभी बोल दिया शेल, है ना, शेल का ही मतलब क्या होता है बेटा, शेल का ही मतलब ऑर्बिट होता है, या इसी को आप एनर्जी लेवल भी बोलते हो। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे डिटेल में है, राइट। और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को पता है। X लिखते हैं, इसके ऊपर A होता है और इसके नीचे Z होता है। एटॉमिक नंबर नीचे होता है, जमीन Z नीचे होती है, और आसमान ऊपर होता है। आसमान मतलब मास नंबर एंड जमीन मतलब एटॉमिक नंबर। ओके, समझ में आ गया? Have you got this? Okay, अभी दिख रहा है क्लियर? Is it clear now बेटा? ओके, ठीक है, चलो। सो एटॉमिक नंबर का मतलब आप लोगों को पता है। अभी यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ऐसे नहीं होता। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिससे इलेक्ट्रॉन गया नहीं और जिसमें इलेक्ट्रॉन आया नहीं, यानी न्यूट्रल एटम। ना वो कैटायन है, कैटायन कब बनता है? जब वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और एनायन कब बनता है? मतलब वो निगेटिवली चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तब हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और मास नंबर का मतलब आप लोगों को पता है कि जो एटम का मास होता है, एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन हमने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, इसलिए मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का होता है। और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं ना? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं
A माइनस Z से, और आप लोगों को पता है Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी मैं लिख सकता हूं A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से आप सेम तरीके से कर सकते हो, ये आप लोगों को पता है। दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड, मतलब पहले हमने तो पूरे एलिमेंट को याद कर लिया है, ये बेसिक है। एंड नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने अभी बोला है आपको, इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म करने की कोशिश करते हैं 2 या 3 दिनों में, फास्टली आपको, है ना। अभी आपको इसमें सारे साइंटिस्ट तो याद आते हैं, है ना। जैसे मैंने हिस्ट्री का नाम लिया, आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अगर ये सब बातें माइंड में आ जाती है ना, और इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। जब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ना फिर से सीधे ऑप्शन पे चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती किसी भी स्टूडेंट की ये होती है कि जैसे ही मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप ऐसे इधर भी करते हो, मतलब डेली जब एग्जाम देते हो तब भी करते हो, और फाइनल एग्जाम में भी आप यही करते हो। क्या, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं ऑप्शन पे आ जाता हूं, है ना। क्वेश्चन पढ़ा, मैं चैप्टर पे गया। मेरी आदत ये होनी चाहिए कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने क्वेश्चन पे सोचा कि यार अच्छा, मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है, अच्छा ये इसका सवाल है, ओके। बाद में मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि यार क्या पूछा है, और बाद में ऑप्शन में चाहता हूँ। हाँ चलो, ऐसा ठीक है कि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन के अलावा आंसर आता ही नहीं, उस पर आप चले जाओ, लेकिन आप जनरली आदत ऐसी रखो किसी भी एग्जाम में सॉल्व करने की क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के ऊपर पहले थोड़ा 1-5 सेकंड आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये इसका सवाल है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ोगे तो ऑप्शन पे नहीं जाओगे, ऑप्शन पे सीधे जाते हैं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, है ना। तो होना नहीं चाहिए, आपको पहले क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे सोचने की आदत इसके बाद डाल दो, जब भी आपका नेक्स्ट अभी एग्जाम रहेगा कल, इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, ये तो आपको पता है, बस पढ़ना है, पढ़ना ही है। The arrangement of all known elements according to their properties in such a way that the elements of similar properties are grouped together in a tabular form। बस टेबल के फॉर्म में मस्त अरेंजमेंट कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, एंड दिस वेल नोन अरेंजमेंट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल, पीडी। ओहो, और कल के टेस्ट में तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर आने वाला है। यस, टेस्ट में सिर्फ नॉमेनक्लेचर आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है हमारा, ठीक है। राइट, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले साइंटिस्ट इनका स्वागत करते हैं, स्वैग से इनका स्वागत करो, दैट इज लैवोइजियर क्लासिफिकेशन, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लैवोइजियर क्लासिफिकेशन, ये भगवान है हमारे केमिस्ट्री के। लैवोइजियर ने क्या किया, लैवोइजियर ने सोचा कि यार इतने एलिमेंट्स नोन है, तो इसको क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं। He divided known elements into metals and non-metals। अभी मेटल और नॉन मेटल कैसे होगा, सिंपल है, प्रॉपर्टी मेटल की क्या है हमें पता है, जो प्रॉपर्टी मेटल की है अगर वो प्रॉपर्टी उस एलिमेंट को नहीं है तो उसको नॉन में डाल दो, बस यही किया उसने। और मेटल की हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली देखते हैं ना, हाँ वही। लैवोइजियर क्लासिफाइड द नोन एलिमेंट सिंपली इन metals and non-metal। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड, और उसके टाइम में कितने एलिमेंट नोन थे, सिर्फ 30 एलिमेंट। ये सवाल नहीं आता, टेंशन मत लो, ये सवाल नहीं होता कि भाई कितने एलिमेंट नोन थे, ये स्कॉलरशिप वाले सवाल अभी नहीं आते एग्जाम में, है ना। ये उसके वक्त 30 एलिमेंट नोन थे, उस 30 एलिमेंट को उसने मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन सर्टन डिस्टिंक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर उसका ये क्लासिफिकेशन था, सच एज हार्डनेस, मैलिएबिलिटी एंड लस्चरस। आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टी मेटल की पता है, वो सोनोरस भी होते हैं ना, सोनोरस सुनो, सोनोरस सुनो,
सोनोरस, सुनो, सोनोरस भी प्रॉपर्टी है ना, उसको बजाओ उससे आवाज आती है, सुनो, सोनोरस है ना, सोनोरस। मैलिएबल, मैलिएबल, डक्टाइल, मैलिएबल, डक्टाइल, मैलिएबल, डक्टाइल, शीट बनते हैं, वायर्स बनते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो इनकी प्रॉपर्टी में आए वो मेटल, जो नहीं आए वो नॉन मेटल की तरफ। बस दिस वाज वेरी सिंपल एंड बेसिक कैलकुलेशन, यानी लेवोइज़ियर ने मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया था। अच्छा, फिर क्या, मेटल किसको बोला जाता है? बेसिक डेफिनेशन मेटल का, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। दानशूर है और ये भिखारी है, ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको तो ये क्या बताए हम, ये लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर 1 प्लस आएगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर 1 प्लस आएगा। वैसे ही अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो आप लोगों को पता है मैग्नीशियम पे 2 प्लस आएगा, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। दिस इज वेरी वेरी बेसिक एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों को पता है क्या, इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, पॉजिटिव पार्ट, ये बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट क्या बोलते हैं इसको? क्या कोई मुझे बोलेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बाहर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोई मुझे बोलेगा कैटायन तो है, लेकिन कैटायन ये तो मुझे आता है ना यार, ऐसे नहीं है, मुझे आता है कैटायन तो मुझे पता है ना। क्या इसको स्पेसिफिक वर्ड है क्या, किसी को पता है? कैटायन कुछ भी हो सकता है। मान लो वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो भी वो कैटायन बनेगा। मैं बात कर रहा हूं जब सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसके बाद का जो पार्ट बचता है, दैट इज, है ना, मान लो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने लॉस कर दिए मेटल ने, दैट इज कॉल्ड एज कर्नेल्स। याद आया? अरे कर्नेल्स बोलते ना बेटा उसको, कर्नेल्स बोलते उसको, स्टेबल वगैरह नहीं, कर्नेल्स बोलते, उसका नाम पूछा था मैंने। जैसे मान लो कि लिथियम है, लिथियम का क्या है आप लोगों को पता है, अभी 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो आपका जो लास्ट शेल है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, मतलब को है ना, बाहर के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना इसको, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो बाहर का शेल छोड़ के जितने भी अंदर के हैं, जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसको कर्नेल इलेक्ट्रॉन या कर्नेल्स बोलते हैं, यानी मैं उस पॉजिटिव पार्ट को कर्नेल्स बोल सकता हूं। ये आगे भी मैं आपके साथ बात करूंगा इसकी, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल बात है। नॉन मेटल का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो भी जिंदगी में चल रहा है वो स्टेबिलिटी के चल रहा है, और वैसे एटम का भी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये सब खेल चलता है ना। नॉन मेटल आप लोगों को पता है, पीरियोडिक के लेफ्ट साइड में मेटल्स है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अभी क्या करते हैं, मान लो हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम ये भी याद कर ले, बहुत सारे बच्चे ये भी याद करते हैं कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस। अरे ये याद करने की बात है ही नहीं, पीरियोडिक टेबल पता है, कौन से साइड में मेटल है कौन से साइड में नॉन मेटल है ये पता है, तो क्यों खामखा हमारी बुद्धि उसमें खर्च कर रहे हो कि ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, है ना। ये मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती, है ना। हमारे माइंड में फिट है कि यार इस साइड में मेटल है इस साइड में नॉन मेटल, उसको खामखा क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ पता है जो है वो वही है, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए ये बातें याद मत करो, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, ये इस तरीके की पढ़ाई छोड़ दो अभी, है ना। साइज डिक्रीज होता है पता है, अभी पता चल गया, साइज इंक्रीज होता है डिक्रीज क्या होता है सब पता चल गया। जो बातें आपको आ सकती है उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है आप लोग, ठीक है, क्लियर, ओके। सो नॉन मेटल का मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये F- बन जाएगा, ये Cl- बन जाएगा, ये Br- है ना। ये आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बनता है। लेकिन 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 अच्छाई तो बहुत हो गई, बुराई का समय आ गया है, मतलब ड्रॉबैक या लिमिटेशन का। लेवोइज़ियर का ड्रॉबैक क्या था
कि जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने स्टार्ट हो गए, है ना, 30 एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट पता होने स्टार्ट हो गए, ज्यादा एलिमेंट बढ़ गए, ज्यादा एलिमेंट पता होने बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, अरे ये तो क्लासिफिकेशन इनसफिशिएंट था। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ बोल रहा था मेटल और नॉन मेटल के बारे में, अरे उसने मेटालॉइड के बारे में बोला ही नहीं है। दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ लेवोइजियर classification. With increase in number of elements, classification was insufficient for the study of elements, and there are few elements which have the properties of both metals and non-metal. metal और non-metal की property है, ऐसे कुछ element मिले and they are called as metalloids. So this is the drawback, he could not decide the place of metalloid. metal और non-metal के बारे में बोला, लेकिन metalloid की position तो बोली ही नहीं। ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज लेवोइजियर्स क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, सो इसके बाद आए दूसरे भाई साहब, हमारे दूसरे प्यारे साइंटिस्ट। आपको पता नहीं वहां पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अच्छा उनका फोटो नहीं दिख रहा है, वहां पे चवांग केमिस्ट्री का लोगो है। तो प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या बोलता है उसको? हाइपोथेसिस जनरली बोला जाता है, या हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली उसको प्राउड्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेटिकल, प्राउड्स के नाम में ही हाइपोथेटिकल है, प्राउड्स हाइपोथेटिकल, इसमें कुछ बात ही नहीं है। फिर भी देखते हैं भाई क्या किया था उसने। He simply assumed that all the elements are made up of hydrogen। ये हंसने जैसी बात है। हंसने जैसी बात क्यों है? वो बोलता है भाई सारे जो एलिमेंट है ना वो हाइड्रोजन से बनते हैं। ऐसे कुछ होता है क्या? हाँ हो सकता है, पता नहीं, रिसर्च अभी हुआ नहीं, लेकिन अभी तक तो हंसने की बात है कि सब कैसे हाइड्रोजन से बन सकते हैं। अरे कुछ पता ही नहीं, सब हाइपोथेटिकल चल रहा है तो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। He simply assumed that all the elements are made up of hydrogen। ओके, बस बोल दिया हाइड्रोजन से बने हैं सब कुछ। और उसने लास्ट में बोला कि एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक हाइड्रोजन से बनता है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट पता है 1.0078 है, या 1 पकड़ते हैं आप इसको, है ना। अच्छा, तो बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक वेट, मैंने कल ही बोला है, हमारे लिए वेट और मास में कोई फर्क नहीं, हमारे लिए सब भगवान सेम है। वेट या लिखा होगा या मास लिखा होगा तो कोई टेंशन मत लो, वेट का ही मतलब मास है, मास का ही मतलब वेट है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, उसने बोला एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का है n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का वेट होल नंबर में है, 1 लेते हैं ना आप, तुम इसका मतलब है बाकी सब एलिमेंट के एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में आ सकते हैं क्या? नहीं। एटॉमिक वेट अगर मल्टीपल में 1 इंटू है ना, यानी पूरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट होल नंबर में ही आने चाहिए, कंप्लीट नंबर में ही आने चाहिए, है ना। लेकिन है ना, n का मतलब क्या है? 1 2 3 4। जैसे मान लो आप दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालने गए तो इट विल बी ट्वाइस हाइड्रोजन, थ्राइस हाइड्रोजन, है ना, 4 इंटू 4 है ना, 4 टाइम हाइड्रोजन के, 5 टाइम हाइड्रोजन के, है ना। ऐसे एटॉमिक वेट बनेंगे ना बाकी के एलिमेंट के, लेकिन ऐसे कुछ है क्या? सब होल नंबर आएंगे क्या? देखो ना, हाइड्रोजन का 1 है तो मैंने इंटीजर नंबर 1 लिया तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 लिया तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 लिया तो 3 हो जाएगा, 4 इंटू 1 लिया तो 4 हो जाएगा। यानी सब एटॉमिक वेट होल नंबर में आने चाहिए, लेकिन क्या एटॉमिक वेट होल नंबर में है क्या सबके? आपके माइंड में बात चमकी। ड्रॉबैक इसका, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन, जो मैंने बोला था सब एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बन सकते, एंड द एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स वेर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। होल नंबर में कैसे आएंगे रे? सब कुछ नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का कितना है? 35.5 है। स्ट्रोंशियम का कितना है? 87.5। कल ही याद किया था हमने स्ट्रोंशियम का, हाँ 87.5, और क्लोरीन का तो वेल नोन है 35.5। सो दिस इज, और वैसे भी आइसोटोप्स भी होते हैं, बराबर है। आइसोटोप में भी तो कितने फ्रैक्शन में होते हैं एटॉमिक मासेस, तो इसकी वजह से वो ये जो थ्योरी है वो हाइपोथेटिकल ही रही, और उसको बोला भाई हाँ तेरी थ्योरी हाइपोथेटिकल है, तेरा नाम प्राउड्स हाइपोथेसिस ही रखते हैं अभी, और उसका नाम प्राउड्स हाइपोथेसिस रखा गया, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक हाइपोथेसिस हमारे आगे रखा था, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन लैवोइजियर, सेकंड क्लासिफिकेशन प्राउड्स। पहले ने बोला मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड के बारे में नहीं बोला, दूसरे ने बोला सब हाइड्रोजन से बनते हैं और एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, और सारे होल नंबर में नहीं आते, सब हाइड्रोजन से नहीं बन सकते, इसलिए ये ड्रॉबैक आया, ये लिमिटेशन आया। और तीसरा क्लासिफिकेशन एंड दैट इज योर डॉब्रेनर क्लासिफिकेशन। जैसे राम के बाद सीता बोलते हो, है ना, रोमियो के बाद जूलियट होता है, वैसे डॉब्रेनर बोला रे बोला, उसके बाद ट्रायड वर्ड हमारे सामने आता ही है। ऐसे स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसे मैंने बोला न्यूलैंड्स लॉ, आप बोलोगे ऑक्टेव, है ना, डॉब्रेनर्स ट्रायड। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल का मेनली नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में आता है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, और उसी के तुरंत बाद आपके माइंड में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आप लोगों को सब आता है, सिर्फ आपके दिमाग का वहम है कि मुझे ये ध्यान में नहीं रहता, ध्यान में नहीं रहता, ध्यान में नहीं रहता। सो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, है ना। पॉजिटिवली सोचो, मैं हमेशा बोलता हूं पॉजिटिवली सोचो हमेशा। क्वेश्चन के बारे में, ये आएगा आ सकता है, मैंने पढ़ा है, ये आएगा मुझे, है ना, ये आपको दिमाग में लाना है और उस तरीके से आपको हर एग्जाम को क्रैक करना है। आप ये एग्जाम क्या, इसके आगे वाली कुछ भी एग्जाम पॉजिटिवली अगर देंगे तो आप सब क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो डॉब्रेनर क्लासिफिकेशन या इसको ट्रायड रूल बोलते हैं, मतलब 3-3 एलिमेंट का ग्रुप। जितने भी एलिमेंट नोन थे उनको 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में रखा गया, लेकिन रखने के लिए ऐसे नहीं कि मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया, यहां से उठाया, नीचे से उठाया, ऐसे नहीं, बराबर उनके एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में उठाया, है ना। जैसे ए बी सी, ये फेमस रूल है, आप लोगों को पता है, ठीक है, पढ़ते हैं इसको, क्या है। डॉब्रेनर मेड ग्रुप्स ऑफ 3 elements having similar chemical properties called as triad, बराबर है, called as triad। 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे 3 एलिमेंट उठाए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और क्या बोला उसने, बोला when elements are arranged। अभी याद आ गया ना आपको, कैसे किया था, बीच का कुछ एटॉमिक मास है, दोनों का एवरेज है, हो गया, इतना ही तो है इस क्लासिफिकेशन में, क्यों बार बार पढ़ना है इसको, हो गया। डॉब्रेनर यही है, वो बोलता है कि बीच का एटॉमिक मास ये बाजू वाले दोनों का एवरेज आता है, बस दिमाग में छप गया है हमारे बहुत दिनों से। लेकिन अभी इसमें से कौन सी बात ध्यान में रखनी है मैं आपको आज बोलूंगा, जो एग्जाम में मान लो पूछा ही तो वो कौन सी बात होगी, ठीक है। When elements are arranged with increase in order, हमें increase in order of atomic masses के accordingly रखना है in a triad, the atomic mass of middle element is nearly equal to the average atomic mass of first and third element। This is very easy। मैंने A, B, C नाम के 3 एलिमेंट उठा लिए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और मैंने बोला B का एटॉमिक मास A और C का क्या है, एवरेज है, बस खत्म, बस इतना ही क्लासिफिकेशन है, बस इतना ही क्लासिफिकेशन है। यानी A का एटॉमिक मास X है, C का एटॉमिक मास Y है, तो B का एटॉमिक मास आएगा X प्लस Y डिवाइड बाय 2। दिस इज वेरी 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 बेसिक, दैट इज वेरी, ये 10वीं से छपा है आपके दिमाग में, बराबर है, हाँ हाँ, ओके। लेकिन आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, आपको ये 3 ट्रायड को ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि चलो ये हो गया मतलब कुछ नहीं, ये 3 ट्रायड को आपको ध्यान में रखना है। मैं बाजू में हट रहा हूं, आपको ट्रायड को लर्न करना है। कौन कौन से ट्रायड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये पता है आपको 17th ग्रुप वाला है, ये आपको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब ग्रुप 2 है, और ये आप लोगों को पता है ग्रुप 1 है, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 है ना, मैंने ऐसे नहीं लिखना चाहिए था इसको, है ना, ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 एंड दिस ग्रुप 17। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 से एक एक ट्रायड उठा लो, इतने ही ध्यान में रखो, ये पूछ सकते हैं आपको। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम,
और लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है इसमें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मुझे अगर ब्रोमीन का एटॉमिक वेट निकालना है तो एक्चुअल में कितना है उसका, एक्चुअल में उसका 80 है, 80 है, बराबर है। लेकिन मैंने अगर इन दोनों का एवरेज किया तो ये अराउंड आता है 81.25, मतलब नजदीक है, नजदीक है, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं है। जैसे मैंने मान लो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम का लिया, तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम में अभी हमने देखा कि स्ट्रोंशियम का कितना है, मेरे ख्याल से 87.5 है ना, लेकिन वो कितना आ रहा था 88.5, ये यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। लेकिन मान लो ये दोनों का एवरेज किया तो वो 88.5 आना चाहिए, मतलब वो नजदीक है, दोनों भी नजदीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम तो बहुत इजी है, 7 + 39 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 46 डिवाइड बाय 2, यानी ये आता है 23, और ये एकदम एग्जैक्टली बराबर आया। ठीक है, चलता है 88 80.5, कुछ नजदीक ही है, इसलिए कुछ ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं ना, ठीक है। ओके, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, हाँ सॉरी, ये ग्रुप 2 में आता है और ये ग्रुप 1 में, ओके हाँ। सो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का और ग्रुप 17 का एक एक ट्रायड उठा लो और उसको याद कर लो बस। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लीना का है ना, कैल्शियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये 3 ट्रायड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तीनों ट्रायड में ही आपको सवाल आते हैं कि कौन सा ट्रायड है, कौन सा ट्रायड नहीं है। लेकिन अभी हम और कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसके बना सकते हैं ना, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का बनाया, इसका अगर मैंने पोटेशियम और सीजियम के एटॉमिक मास का एवरेज लिया तो वो 86 आना चाहिए, लेकिन वो है कितना 85.5 है। ऐसे ही सारे है ना, ये सब एक के नीचे एक ही है ना रे, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एक के नीचे एक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीके ये भी एक इसमें आते हैं। मतलब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको वो 3 ट्रायड को याद करना है। हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन को 17 ग्रुप में भी रखा गया है ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन है ना, इस तरीके से। स्काईलैक स्काईलैक स्काईलैक, ये भी एक के नीचे एक आते हैं, इसको आपको याद नहीं करना है, ये तो आपको पीरियोडिक टेबल से याद भी आ जाएंगे, लेकिन वो 3 ट्रायड को आपको ध्यान में रखना है, वो 3 ट्रायड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी बुराई करते हैं, बुराई क्या है, ड्रॉबैक क्या है इसका। सो इसका ड्रॉबैक है ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप एज ट्रायड। मैं सब एलिमेंट को ट्रायड में नहीं रख सकता, क्योंकि सबके एटॉमिक मासेस मिडल वाले एलिमेंट के एवरेज नहीं आ सकते, ये फैक्ट है ना, कभी सबके थोड़े आ सकते हैं भाई, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। और he could find only 3 triads, that is total of 9 elements। 3 triad मतलब 3 × 3 9 elements, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक एंड यू आर वेल नोन अबाउट दैट। लेकिन 4th क्लासिफिकेशन के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, और इसका जिक्र NCERT में किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछले साल जिन्होंने NCERT पढ़ा नहीं है उनको NCERT पढ़ना ही है, और पिछले साल जिन्होंने NCERT पढ़ा है उनके लिए और अच्छी बात है, उनको अभी सिर्फ उसको रिवाइज करना है और 1-2 उसको पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब वो पूरा दिमाग में छप जाएगा आपके, राइट। ये थोड़ा अलग नाम है, डी छान कॉर्टाइस है ना, इसका नाम भी छान है, डी छान कॉर्टाइस, क्या नाम है इसका, डी छान कॉर्टाइस। वैसे डी शैंकॉर्टाइस बोलते हैं उसको, लेकिन उसका नाम छान है, इसलिए मैं उसको छान कॉर्टाइस बोलूंगा। डी छान कॉर्टाइस का क्या है, इसका नाम है टेल्यूरिक हेलिक्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेल्यूरिक। टेल्यूरिक का मतलब टेल्यूरियम है ना, टेल्यूरिक का मतलब टेल्यूरियम। हेलिकल मतलब आपको पता है डीएनए आपके दिमाग में छप गया है, अभी बायोलॉजी की इतनी पढ़ाई करते हैं, हाँ बायोलॉजी की इतनी पढ़ाई करते, बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे फिर से अभी ये हमारी गलतियां जो हुई वो बोलने का काम है, ठीक है। गलतियां नहीं बोलेंगे, आप उसको नज़रअंदाज करते हो, आप आलसी लोग हैं, सब लोग आलसी है, एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठते हैं ना, उसी की पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। अभी थोड़ा मैनेजमेंट करो, स्केड्यूल बनाओ कि मुझे रोज़ फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बायो को कितना टाइम देना है, ये प्लान बनाओ और ये प्लान से चलो,
प्लान ही सही है। अगर प्लान से चलेंगे तो आपको बहुत सारी बातें ना ऐसी ईजी हो जाएंगी, ऐसे झटके में कर लोगे आप वो बात, है ना। और रेगुलर स्टडी, और ये गलती कभी मत करो कि यार मेरी बायो की बहुत बड़ी टेस्ट है तो मैं ना क्या करता हूँ 2 दिन सिर्फ बायो की पढ़ाई करता हूँ। ये गलती मत करो, रोज जितना टाइम दे रहे हो उतना ही टाइम दे दो। हाँ ठीक है, चलो किसी का अगर बड़ा टेस्ट है, मेगा टेस्ट है, तो थोड़ा फिजिक्स का टाइम निकालो, थोड़ा केमिस्ट्री का टाइम निकालो और बायो को दे दो। लेकिन ऐसे मत करो कि पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा टाइम ही बायो को दे दिया, है ना। हाँ ऐसे होता है। और हाँ, कल के बारे में थोड़ा है कि कल की जो एग्जाम है वो सबके लिए रहेगी कल की एग्जाम, लेकिन मेरे ख्याल से आज आपका डेमो का लास्ट दिन है। इसके बाद आप मंडे से जिनका बाकी का प्रोसीजर हुआ है वही लेक्चर कर सकते हैं। इसलिए मेरी, हम दोनों की, चौहान सर की और मेरी विनती है कि आप अपना जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर ले। मंडे से अभी जिनके एडमिशन हो चुके हैं उनके लिए ही आगे वाले लेक्चर होंगे, ठीक है। और बाकी के लेक्चर तो कल के दिन एग्जाम हम व्हाट्सएप पे ही लेते हैं, ठीक है। कल के दिन एग्जाम व्हाट्सएप पे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद के एग्जाम व्हाट्सएप पे नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो गुड। सो डी छान कॉर्टाइज क्लासिफिकेशन क्या है ये समझने के लिए थोड़ा अलग है, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे, वेरी इजी। उसने क्या किया ये पहले देते, और ये इसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था, है ना। ऐसे कुछ तो वेइंग बैलेंस जैसा कुछ दिख रहा है, और ऐसे कुछ सर्कुलर दिख रहा है ना, सिलिंड्रिकल कुछ दिख रहा है। बाद में इसी चीज को थोड़ा इस साइड में निकाल के दिखाया है कि अंदर कैसा है वो, और इसको और थोड़ा क्लियर किया है और इधर निकाल के दिखाया है, ठीक है। लेकिन मैं इसकी बात करता हूं वो क्या है, राइट। ही प्लॉटेड, उसने प्लॉट लिए, है ना, प्लॉट लिए। ही प्लॉटेड द एटॉमिक वेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ सिलेंडर। समझो, थोड़ा अलग है। He plotted the atomic weights on the outside of cylinder such that one complete turn corresponds to an atomic weight increase of 16। यानी इसने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और क्या किया उसने, बहुत एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अभी क्या किया उसने, ही प्लॉटेड, है ना, ही प्लॉटेड द एटॉमिक वेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के आउटसाइड में प्लॉटिंग किया एटॉमिक वेट्स का। और कैसे किया, सच दैट one complete turn corresponded to atomic weight increase of 16। यानी उसने 16 वर्टिकल लाइंस खींच दिए सिलेंडर पे। कितने लाइन खींचे रहे, 16 वर्टिकल लाइन खींचे, 16 वर्टिकल लाइंस खींच दिए उसने। क्या खींचे, 16 वर्टिकल लाइंस खींच दिए। अच्छा, और 16 वर्टिकल लाइंस खींच दिए, उसके बाद क्या है, 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 बराबर 16 वर्टिकल लाइन खींच दिए ऐसे। और वो एक लाइन का मतलब है एक एटॉम, मतलब 1 मतलब हाइड्रोजन रख दिया 1 के ऊपर। उसके बाद 2 3 4 पे कौन आएगा, हीलियम आएगा। 5 6 7, अच्छा 7 पे कौन आएगा, लिथियम आएगा। उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम 9 है, 8 9 9वें लाइन पे कौन आएगा, बेरिलियम। 10 11 लाइन पे कौन आएगा, बोरॉन। 12 लाइन पे कौन आएगा, कार्बन। बस ऐसे एलिमेंट जितने भी नोन थे उनको रख दिया। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि 16 एटॉमिक वेट के डिफरेंस के बाद बराबर उसके नीचे जो एलिमेंट आएगा, ऐसे हेलिकल है ना, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नीचे डीएनए जैसा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे बराबर 16 एटॉमिक वेट के डिफरेंस के बाद, 16 एटॉमिक वेट के डिफरेंस के बाद बराबर उसके नीचे जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ऐसे उसने बोला। मतलब कैसे, मुझे बोलो लिथियम
लिथियम के बराबर, यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहां पे लिथियम आया इस लाइन पे, यहां पे लिथियम है, उसके बराबर नीचे है ना, ऐसे हेलिकल हेलिकल अरेंजमेंट किया गया, ये पीछे से आया, ये पीछे से आया, ये पीछे से आया, इस तरीके से ये अरेंजमेंट हुआ, और उसने क्या देखा, लिथियम के लाइन पे बराबर 16 के डिफरेंस के बाद नीचे कौन आया, सोडियम आया, बराबर है ना। मुझे बोलो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है। मुझे बोलो 23 माइनस 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं, यानी बराबर 16 एटॉमिक मास के डिफरेंस के बाद बराबर लिथियम के नीचे सोडियम आया, और लिथियम और सोडियम के एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस है, 16 का, यानी 16 एटॉमिक वेट के डिफरेंस के बाद अपनी प्रॉपर्टी एलिमेंट फिर से सेम लाता है, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं जिसको, सेम प्रॉपर्टी लाता है, लेकिन सबके लिए है क्या, नहीं है। मुझे बोलो बेरिलियम के नीचे कौन आया, मतलब बेरिलियम है ना, मान लो ये लाइन पे बेरिलियम है, ये लाइन पे बेरिलियम है, अच्छा बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आएगा क्या उसी लाइन पे, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे बोलो बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है, 9 है, और मैग्नीशियम का कितना है, 24 है, मतलब इसका डिफरेंस कितना हो, 16 का थोड़ी डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, यानी मैग्नीशियम उसके पहले वाले लाइन पे आएगा, यहां पे मैग्नीशियम, अगर उसका 16 का डिफरेंस होता तो वो बराबर बेरिलियम के नीचे आता, यानी ये उसका ड्रॉबैक है। उसने बोला कि भाई 16 डिफरेंस के बाद बराबर एटॉमिक मास, जब है ना एटॉमिक मास में जब 16 का डिफरेंस आएगा ना, तब उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है उसी की, लेकिन सब में तो पॉसिबल नहीं है, सब में थोड़े एटॉमिक मास का डिफरेंस 16 है। देखो ना सोडियम और पोटेशियम में करते हैं, लिथियम और सोडियम का कर लिया, सोडियम का कितना है 23 है, और पोटेशियम का देखते हैं कितना है, पोटेशियम का 39 है, वाह क्या बात है, इसमें 39 माइनस 23 यानी कितना हुआ, 16 का डिफरेंस आया, वाह 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 क्या बढ़िया है। अच्छा आगे आता है क्या, आगे आएगा क्या, देख लो है क्या आगे, है ना, आप कर सकते हैं उसको, बहुत सारी बातें हैं, जैसे बोरॉन का ले लो, बोरॉन का 11 है, एल्यूमिनियम का 27 है, वाह 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 27 माइनस 11 16 का डिफरेंस आया, मतलब बोरॉन के नीचे बराबर एल्यूमिनियम आएगा। कार्बन का कितना है, कार्बन का कितना है 12 एटॉमिक मास, सिलिकॉन का कितना है 28, वाह 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 28 माइनस 12 ये आएगा 16। हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास का डिफरेंस बराबर 16 आ रहा था। ऐसे घुमाओ घुमाओ घुमाओ, फिर से जो नीचे आएगा उनकी प्रॉपर्टी एक लाइन पे जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में ऐसा नहीं है। वैसे बाकी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें वो नहीं आता। हैव यू गॉट दिस क्लासिफिकेशन? मुझे पता है ये पहली बार थोड़ा डिटेल में देख रहे हो आप। Have you got the Shine-Cortis classification? Have you got this? सिलेंडर का पानी पी लिया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये समझ में आया क्या? छान है ना, हाँ डी छान कॉर्टाइस छान है, मस्त है वेरी वेरी सोपा है वो ठीक है। सो और ये ऐसे हेलिकल अरेंजमेंट था, ऐसे नहीं कि लिथियम बेरिलियम ऐसे ऐसे रखा गया सिलेंडर पे, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा हेलिकल फॉर्म में रखा गया, वो हेलिकल फॉर्म में, ठीक। यस यस चलो, सो ये आप लोगों को पता चल गया। आप वैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो कि जिसमें 16 का डिफरेंस आता है या नहीं आता है, इसके बारे में आप सोच सकते हो इसमें, ठीक है। चलो काफी बढ़िया काफी बढ़िया। ही कॉल्ड हिज आइडिया टेल्यूरिक स्पाइरल तो पता है ना आपको, स्पाइरल बिकॉज द एलिमेंट टेल्यूरियम केम इन द मिडल। यानी मैंने अगर ऐसे दूर से सिलेंडर को देखा तो मुझे कौन सा बीच में एलिमेंट दिख रहा था, बराबर जो ज्यादा फोकस कर रहा था वो टेल्यूरियम था, इसलिए उसको टेल्यूरिक हेलिक्स बोल दिया, ठीक है। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब ये मुझे बोलो हेलिकल मॉडल मतलब कौन सा मॉडल है, 3D मॉडल है ना, यानी ये जो डी छान कॉर्टाइस की स्टडी थी वो 3 डायमेंशनल स्टडी थी। कौन सी स्टडी थी? 3 डायमेंशनल स्टडी थी। अरे आपको या मुझे 2D ही जल्दी समझता नहीं,
तो 3D क्या समझेगा? अरे 2D ही इजीली समझता, नहीं तो 3D समझेगा। और वही उसका ड्रॉबैक था, द कॉन्सेप्ट वॉज पुअरली प्रेजेंटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट वॉज अ 3D मॉडल विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हैव यू गॉट दिस, है ना? 3D में थोड़ा हम समझना थोड़ा मुश्किल होता है, 2D में ही नहीं समझता हमें तो, है ना? इसलिए इसको हमने अच्छा इससे कुछ हुआ नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे इससे तो बहुत बातें पता चली ना। अरे हाँ सच में भाई, एक के नीचे एक एलिमेंट आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सेम ही आ रही है ना, यानी वो कुछ काम का नहीं, ऐसे थोड़ी है। और वो मतलब दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या सोच है कि यार 16 के एटॉमिक मास का डिफरेंस आ सकता है, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। यानी कोई चीज को, मुझे वो चीज पता है कि यार हाँ मुझे एलिमेंट पता है, लेकिन हर साइंटिस्ट क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं यार इसको किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे ये चीज हम कैसे काम में ला सकते हैं, ये सोच हम कैसे हमारे एग्जाम में काम में ला सकते हैं। वो सोचो कि अगर कोई कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट पे ही सोचना पड़ेगा, यार इसको हाँ हम ऐसे कैसे याद रख सकते हैं। अच्छा इस तरीके से याद रखेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ये आपको हमेशा सोचना है कि यार मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, सर ने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, तो आपको सोचना है कि यार इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं। अच्छा सवाल बने हैं, ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल है सवाल। अच्छा तो क्वेश्चन ऐसा बना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे इनऑर्गेनिक का बहुत लोगों को टेंशन होता है कि क्या आएगा ये पता ही नहीं चलता है। इस वजह से आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है सिर्फ, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के थ्योरी पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आता है कि यार इस पार्ट के ऊपर ये सवाल पूछे हैं, है ना। तो आप जैसे बायोलॉजी की स्टडी करते हो वैसे ही इनऑर्गेनिक की स्टडी आपको करनी है इसके लिए, ठीक है। सो काफी बढ़िया है और आप वो कर लोगे। आई नो आप अभी कोई चीज को हल्के में नहीं लेने वाले, है ना, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा हम दोनों को, या आपकी फिजिक्स के टीचर को, आपके बायो का भी जो टीचर है, बायो के जो टीचर है उनको आपको प्रॉमिस करना है कि इसके बाद आपका एटीट्यूड चेंज करना है। पढ़ाई का एटीट्यूड, क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करने का एटीट्यूड, रोज जीने का एटीट्यूड चेंज करो, तब बहुत ही स्लोली और इजीली हो जाएगा। लगेगा भी नहीं कि हमने फिर से रिपीट किया और बहुत ज्यादा हमने मेहनत की, है ना, आराम से कर लोगे आप उसको, राइट। सो बात आती है, जैसे मैंने बोला ना डॉबरेनर ट्रायड, वैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है। आर्ट ये म्यूजिक का शौकीन आदमी था। He arranged the elements in the increasing order of their atomic mass, यानी इसने भी, उसका भी फोकस इसके ऊपर था, इसका भी फोकस एटॉमिक मास के ऊपर ही था। सब साइंटिस्ट का फोकस एटॉमिक मास के ऊपर ही था। सिर्फ एक भाई साहब, है ना, एक भाई साहब नहीं, एक भाई साहब आए जिनका नाम था मोसले, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में हमें बोला था, ठीक है। सो इसने भी क्या किया, एलिमेंट का अरेंजमेंट किया विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट properties of eighth element was similar to first one, like in the case of musical vowels notation। जैसे म्यूजिकल वॉवेल्स होते हैं सा रे गा मा प धा, 7 हो गए, फिर से 8वां स्वर आता है सा, यानी फर्स्ट और 8 सा सा सेम है, यानी वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और वहां से 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, ठीक है। हम थोड़ा ध्यान नहीं देते इसकी तरफ, इसमें भी कुछ बातें जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी। कौन सी, देखो जैसे इसको सारे गामा पद निसा या डोरे मी फासो लाती, है ना, डोरे मी फासो लाती, डोरे मी फासो लाती, ये भी है ना फेमस है, डोरेमो फासे लाती, है ना। अच्छा फासो लाती, देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी तक हमें नोबेल गैस के बारे में पता नहीं था। नोबेल गैस के बारे में पता था क्या? नहीं। वही तो ड्रॉबैक है ना इसका, नोबेल गैस आने के बाद ये छूट गया। ये फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी कभी सेम नहीं आती है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से 8th एलिमेंट, है ना। ओहो फ्लोरीन, है ना, मतलब क्या है, हाइड्रोजन से अगर स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन आया, फ्लोरीन, है ना। लिथियम से अगर मैंने स्टार्ट किया, लिथियम अगर मैंने पहला एलिमेंट लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8
और यहां पे क्या आया, सोडियम आया, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और ये तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली किया तो भी आ रहा था। कैन यू इमेजिन कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली किया तो भी आ रहा था। ये तो कितनी भारी चीज है यार, एटॉमिक मास के ऊपर भी क्लासिफिकेशन बन रहा था। ठीक है, अभी हो गया एटॉमिक नंबर के ऊपर, लेकिन एटॉमिक मास के ऊपर भी क्लासिफिकेशन बन रहा था, मतलब ये कितनी बड़ी चीज है ना। ओके, सो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नोबेल गैस आता है, नोबेल गैस नहीं है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद नोबेल गैस है, छोड़ दो, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन इसके बाद क्रोमियम, थैलियम है, मैग्नीज है, आयरन है। इसको आपको रटना नहीं है, बस समझ लो इसको, है ना। और एक ग्रुप में क्या किया, कोबाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली एक ग्रुप में एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन इसने एक ग्रुप में कोबाल्ट और निकोल को रख दिया था। और इसके बाद तो कॉपर, जिंक है, इसमें सेरियम एंड लैंथेनम को भी एक ग्रुप में रखा गया था। यानी इसका ड्रॉबैक था एक, कि उसने एक ग्रुप में दो दो एलिमेंट को भी रख दिया था, है ना। कैसे, देखो ध्यान दो, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू 8th एलिमेंट दैट इज सोडियम, बेरिलियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड सो ऑन, है ना। बराबर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, लेकिन क्या बोरॉन एल्यूमिनियम के नीचे क्रोमियम आ सकता है? क्या कार्बन सिलिकॉन के नीचे थैलियम आ सकता है? क्या नाइट्रोजन फास्फोरस के नीचे मैग्नीज आ सकता है? क्या ऑक्सीजन सल्फर के नीचे एफ आ सकता है? नहीं। मतलब ये थोड़ा कैल्शियम तक ही तो उसको फॉलो कर रहा था, है ना। आप लोगों को पता है ज्यादा आगे इसको फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी इसका ड्रॉबैक क्या है, दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, बिकॉज, इसका रीजन ध्यान में रखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ ये तक ही एप्लीकेबल है, लेकिन इसका रीजन क्या है उसकी हम बात करने वाले। इसका रीजन मेनली है बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, आप लोगों को पता है ना, कैल्शियम के बाद यानी 4th पीरियड में कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, और उसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आएगा, बराबर ना, क्योंकि डी ब्लॉक आ गए मतलब डिफरेंस और बढ़ने वाला है ज्यादा, है ना। तो ध्यान में रखना ये कैल्शियम तक वैलिड क्यों है, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स, है ना। जब तक सिर्फ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम था तब तक ठीक था, वहां पे 8 का डिफरेंस है, लेकिन बीच में डी ब्लॉक आने की वजह से बीच में डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट ऐड हुए ना, यानी वहां से एटॉमिक मास में कुछ तो अलग हुआ, मतलब डिफरेंस बहुत आया। इसकी वजह से बीच में देखो ना, आपने यहां देख लिया ना, देखो कैल्शियम के बाद सीधे क्या आया, क्रोमियम आया, क्रोमियम लिया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, है ना। लेकिन क्या क्रोमियम की प्रॉपर्टी सेम है क्या बोरॉन से? नहीं है, मतलब यहां से ड्रॉबैक आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी this rule is valid only up to calcium, because after calcium, due to presence of d block element, there is difference of 18 elements instead of 8 elements, and after the discovery of inert gas, है ना, या नोबेल गैस, मेनली इनर्ट गैस की जगह हम नोबेल गैस बोल दो, after the discovery of noble gas and included in the periodic table, it becomes the 8th element from alkali metal, and so this law had to be dropped आउट। यानी अभी हम वहां से, है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अभी नाइट्रोजन है, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे कौन आएगा रे, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे कौन आएगा, नियॉन आएगा। मतलब अभी 1st और 8th एलिमेंट होगा क्या? वो नहीं, वो कौन सा एलिमेंट होगा? 8th नहीं होगा, वो कौन सा एलिमेंट होगा? वो 9th एलिमेंट होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा? 9th, यानी 1st और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी, ऐसे हो जाएगा। यानी 1st और 8th की प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए ना, वैसे नहीं होगा, वो 1st और 9th एलिमेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, इसको कर लेंगे, 1st और 9th एलिमेंट सेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, एट मेनी प्लेसेस, मैं आपको बोल रहा था, एट मेनी प्लेसेस 2 एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन अ सिंगल स्लॉट,
ना, दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रखा गया, मेनली कौन है, कोबाल्ट और निकेल है ना, उसमें दूसरा भी एक था पिछले इसमें है ना। Fe आयरन को प्लेस किया फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट निकेल। अरे फेकोनी, ये भाई साहब ये सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट निकेल का एक ग्रुप बना दिया और Fe को अलग कर दिया, यानी Fe को बहुत दूर प्लेस कर दिया था। भलाई उनकी प्रॉपर्टी क्या है, भलाई विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज Fe। कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी Fe जैसी होती है, फिर भी Fe को दूर रखा गया उससे, एंड दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो नोबेल गैस की डिस्कवरी के बाद ये थियरी काम की नहीं रही, क्योंकि फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत ही बढ़िया क्लासिफिकेशन था। ठीक है, चलो, हैव यू गॉट दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओहो हो। और आज का ये सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट लॉथर मेयर कर्व। कितने लोगों को याद है ये लॉथर मेयर कर्व? टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस लॉथर मेयर कर्व, कि इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है? अच्छा। और सबसे अच्छी बात आज ये कर रहे हो आप कि कमेंट कोई नहीं कर रहा। वैसे कॉन्सेप्चुअली नहीं है, कॉन्सेप्चुअली नहीं, इसलिए कमेंट भी कम है, लेकिन मैंने बोला ना, कमेंट जितनी कम करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा वो ऑनलाइन समझने के लिए। ऑनलाइन में कमेंट करते बैठेंगे ना तो कुछ नहीं आता है, ध्यान में रखना। जो भी आपके डाउट्स है ना वो आप बाद में पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, कुछ कर लेना, लेकिन बीच में लेक्चर के ना ज़्यादा डाउट्स नहीं पूछने चाहिए, है ना। कुछ डाउट ऐसे होते हैं कि नहीं यार कर लेंगे बाद में, हो जाएंगे, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। वैसे डाउट ना पूछे तो ही अच्छा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है किसी भी ऑनलाइन जो कोर्सेस है उनके लिए, कि स्टूडेंट्स कमेंट करते बैठते हैं। जब आप कमेंट टाइप करते रहते ना, तब वो टीचर पढ़ाता रहता, वो थोड़ी कमेंट देखता, अरे भाई हाँ ये कमेंट करेगा, मैं इसकी कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ पढ़ाना है कि नहीं। ऐसे नहीं होता, टीचर पढ़ाते रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं, आप कमेंट पे टाइप करते रहते हैं, और जो डाउट है वो तो छूट ही गया है आपका, मान लो, लेकिन टाइप करते वक्त जो सर पढ़ा रहे वो भी आपने छोड़ दिया। मतलब आपके दो डाउट्स होते हैं उसमें, एक डाउट नहीं होता एक्चुअल में, जो पिछले वाला है और अभी जो सर ने पढ़ दिया होगा वो एक डाउट है। तो जितने कमेंट कम से कम, टिप्स टीचर जब पूछेगा ना, अच्छा समझ रहा है, अच्छा आ रहा है क्या, कोई दिक्कत आ गई, नहीं दिख रहा है, कुछ आवाज का प्रॉब्लम है, तब कमेंट करो, वो अलग बात है। लेकिन लेक्चर के वक्त ज्यादा कमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी। ठीक, ओके। सो लॉथर मेयर, नाम से लगता है कि भाई ये दोनों भाई भाई होंगे, लॉथर और मेयर। ये फंसा देता है, नाम एक है ना, नाम एक ही आदमी का है, लॉथर मेयर एक ही साइंटिस्ट का नाम है, ये अलग अलग साइंटिस्ट नहीं है। नाम ऐसे लगता है लॉथर मेयर, है ना। सो उसने क्या किया, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन, ग्राफ, उसने ग्राफ ड्रॉ किया। किसका? इसका भी क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता है, एटॉमिक वेट के ऊपर ही था, लेकिन इसने ग्राफ निकाला एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जितने एलिमेंट नोन थे उसने क्या किया, उसके एटॉमिक वेट लिए, है ना। इस एक्सिस पे एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट लिए, है ना। इस y एक्सिस पे, x एक्सिस पे एटॉमिक मास, y एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम। और सब लोगों को पता है एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम, है ना। एक एटम का वॉल्यूम कितना है आप लोगों को पता है, वॉल्यूम है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, यानी एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक डेंसिटी। वही अपना फॉर्मूला, सिर्फ एटम का लेना है, एटम का मास, एटम की डेंसिटी, एटम का वॉल्यूम, सब एटम का ही है ना, सिंपल है, वेरी वेरी इजी। अच्छा, अभी ये कुछ ऐसे ईसीजी लग रहा है ना, जो है ना हार्ट का निकालते हैं ना अपन ईसीजी,
थोड़ा ECG जैसे लग रहा है कि गया है ना, ऐसे लग रहा है ना। अभी इसमें क्या है, इस एक्सिस पे है आपका एटॉमिक वॉल्यूम और इस एक्सिस पे है एटॉमिक मास। और आप एक सिंपल चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या जैसे ही एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वैसे एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और जाहिर सी बात है अच्छा, डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी शांतनु? डेंसिटी तो ये ऑलरेडी हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड से पता चलती है बेटा। डेंसिटी, यस, वी कैन फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, एनी कंपाउंड, है ना, एनी मॉलिक्यूल, किसी की भी हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। वो हमें दी होती है, वो हमें रटने की भी तो कोई जरूरत नहीं। कभी किसी ने डेंसिटी रटी है क्या? नहीं। वाटर की भी पता है, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, लॉथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ निकाला। ठीक है। फिर क्या, लॉथर मेयर बेस्ड हिज सजेशन ऑन द, अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी लॉथर मेयर बेस्ड हिज सजेशन ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। आपको ऐसा ग्राफ ध्यान में नहीं रखना है, मैं जैसे निकाल के दूंगा वैसे ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। लेकिन क्या यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि उसका जो सजेशन था इस ग्राफ को निकालने का, मतलब एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, वो किसके ऊपर बेस्ड था? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड था। ओके, देन नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। इस ग्राफ से हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे आप ग्राफ निकालते हो, बराबर है, ग्राफ निकालने के बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि आप सारे पॉइंट को जोड़ देते हो, है ना, सारे पॉइंट को जोड़ देते हो, वहां से एक ग्राफ बन जाता है, बराबर है। वैसे ही उसने क्या किया, हर एक पॉइंट को लिया, हर एक पॉइंट को लिया, जैसे है ना, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ऐसा उसको पॉइंट मिले और हर पॉइंट को उसने जोड़ दिया, है ना, ऐसे जोड़ते हैं ना हम, हर पॉइंट को जोड़ते हैं। या कभी कभी मान लो ऐसे एक लाइन में भी पॉइंट आते हैं तो ऐसे इसको जोड़ देते हैं। आपको पता है जो सबसे ज्यादा एक लाइन में होते हैं हम जनरली उनको जोड़ देते हैं। ये अलग अलग टाइप के ग्राफ निकालने के मेथड है, बराबर है। तो उस तरीके से जो ग्राफ बना, जब उसने एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ निकाला, तब उसको ऐसा कुछ ग्राफ मिला। एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम दैट ग्राफ। व्हाट ऑब्जर्वेशन? एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। फिर से, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर पोजीशन। यानी लॉथर मेयर का कर आया रे आया, तो बोलना है सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर पोजीशन। यानी क्या, चलो उसको बहुत इजी तरीके से मैं समझाता हूं। उसने ग्राफ निकाला किसका? एटॉमिक वॉल्यूम, इस एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम और इस एक्सिस पे एटॉमिक मास, और उसको ग्राफ मिला, उसको ग्राफ मिला कुछ इस तरीके से। थोड़ी एम्बुलेंस की आवाज है ना, ऐसे चल रहा है। यानी उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने सारे पॉइंट को जोड़ दिया तो ऐसा कुछ ग्राफ मिला। सारे पॉइंट को, है ना, जितने भी एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ निकाला और सब पॉइंट को जोड़ दिया, सब पॉइंट को जोड़ दिया। और उसने बोला कि जो भी एलिमेंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम। सारे ऊपर आ रहे हैं ना, सारे पीक पोजीशन पे आ रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा कौन से एलिमेंट कहां कहां पे थे। जो सेम पीक पोजीशन पे आए, सेम पोजीशन पे आए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है।
जो सेम पोजीशन पे आते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। अभी इसमें कितनी पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है उसकी हम बात करते हैं। आपको 4 पोजीशन ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? आपको असेंडिंग पोजीशन ध्यान में रखनी है, आपको पीक पोजीशन ध्यान में रखनी है, आपको डिसेंडिंग पोजीशन ध्यान में रखनी है, और आपको बॉटम पोजीशन, है ना। ऊपर जाते वक्त कौन सी पोजीशन? असेंडिंग पोजीशन। वाह। पीक, ऊपर पहुंचे पीक पोजीशन। पीक या आप इसको मैक्सिमा भी बोलते हो, पीक या आप इसको मैक्सिमा भी बोलते हो। और नीचे आने के वक्त ये नीचे आया मतलब डिसेंडिंग पोजीशन, नीचे आया मतलब डिसेंडिंग पोजीशन। फिर से ऊपर जा रहा हूं असेंडिंग, ऊपर पहुंचा पीक पोजीशन, नीचे आया डिसेंडिंग, और नीचे वाली पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? बॉटम। ऊपर की पोजीशन को मैक्सिमा, बड़ी माँ बोलते हैं, तो बॉटम पोजीशन को मिनिमा यानी छोटी माँ बोलते हैं, है ना। बड़ी माँ छोटी माँ, बड़ी माँ छोटी माँ, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा आदिति, ठीक है। अच्छा, पीक, असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग, बॉटम, है ना। असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग, बॉटम, है ना। असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग, बॉटम, असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग, बॉटम, असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग, बॉटम, है ना। ये पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। और उस पोजीशन में मतलब जो भी एलिमेंट बॉटम पे मिलेंगे, जो भी एलिमेंट बॉटम पे मिलेंगे, जो भी एलिमेंट बॉटम पे मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम। जो भी एलिमेंट असेंडिंग पोजीशन पे मिलेंगे, जो भी एलिमेंट असेंडिंग पोजीशन पे मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम। वो भी कैसे? एक लाइन में होने चाहिए, हाँ एक लाइन में, ऐसे इस तरीके से होने चाहिए, ये इस तरीके से एक लाइन में होने चाहिए। जो भी एलिमेंट डिसेंडिंग पोजीशन पे आएंगे, जो भी एलिमेंट डिसेंडिंग पोजीशन पे आएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? Then I will tell you how to learn which elements are present at that particular position. ठीक है? Tell me fast. Have you got this? Yes. Okay. Similar property किनकी होती है? जिनकी पोजीशन सेम होती है। यस, सेम पोजीशन। ऐसे मान लो ना, बहुत सारे पहाड़ है, एक के बाजू में एक पहाड़ है, बहुत सारे, है ना। एक पहाड़ से नीचे, है ना, स्टार्ट किया असेंडिंग, पहाड़ पे पहुंच गया, नीचे उतरा बॉटम पे आया, ऊपर चढ़ा असेंडिंग, पी, है ना, ऊपर चढ़ा पीक, नीचे आया डिसेंडिंग, नीचे आते वक्त डिसेंडिंग, नीचे आया बॉटम, है ना। और ऐसे कौन से एलिमेंट थे जो पीक पोजीशन पे मिले, कौन से असेंडिंग पे मिले, कौन से डिसेंडिंग पे मिले, और कौन से बॉटम पे मिले। वैसे बहुत सारे एलिमेंट थे, बहुत कंफ्यूजन था उसमें। और इतने सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट तो नजदीक आ रहे थे, और इतने नजदीक आ रहे थे ना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट पता थे तब भी, यानी इतने सारे एलिमेंट। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो ना, अरे क्या कुछ समझ रहा है क्या? यहाँ पे आपको कुछ समझ रहा है क्या? कितने एलिमेंट नजदीक आ रहे हैं, देखो ना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इतने नजदीक है। नाइट्रोजन के बाजू में इधर ऑक्सीजन आया, फ्लोरीन आया, मतलब इतने नजदीक। अरे इधर तो कितना गड़बड़ा है सब कुछ, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, अरे ये इतने, अरे इतने सारे कैसे ध्यान में रखेंगे? इसलिए थोड़े बहुत ध्यान में रखना है जो जिस पे सवाल बनता है, ठीक है। तो उसमें ध्यान में रखना है। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा, ये तो आपको समझ में आ गई। 4 पोजीशन ध्यान में रखनी है आपको, मैक्सिमा, मिनिमा, पीक, बॉटम, और असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया, कुछ इस तरीके से ग्राफ ये बन रहा था, ओके। और आप लोगों को पता है एटॉमिक वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है ना। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होता है? लेफ्ट साइड वालों का ना। अरे वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम एक अलग प्रॉपर्टी है, इसको आप साइज के साथ कंपेयर करते हैं जनरली। यस, हाँ। तो कैसे असेंडिंग पर, लेकिन अलग अलग पोजीशन पर होने पर प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं, है ना। क्या पूछ रहे हैं? असेंडिंग पर लेकिन
अलग अलग पोजीशन पर होने पर प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें कैसे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, ऊपर नीचे तो हो सकता है, क्योंकि इतना तो करेक्टनेस नहीं आएगा उस ग्राफ में, वही तो उसका ड्रॉबैक था। इतने एलिमेंट को अरेंज करना, देखना कि भाई ये इसकी पोजीशन बराबर असेंडिंग पे है तो इसकी पोजीशन बराबर दूसरे असेंडिंग के बराबर उसी सेम पोजीशन पे है क्या, है ना, ये पता लगाना वैसे मुश्किल काम है ना थोड़ा। वैसे ग्राफ के ऊपर से इतना इजी तो नहीं होता इतना फाइंड आउट करना, और वही उसका ड्रॉबैक था। पहले हम याद कर लेते कि उसमें क्या आपको ध्यान में रखना है और ड्रॉबैक में की तरफ बाद में बढ़ते हैं। आपको असेंडिंग पोजीशन पे कौन मिले, हैलोजेंस ऑन असेंडिंग पोजीशन। ऊपर पीक पोजीशन, मैंने अभी बोला है अल्कली मेटल का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अल्कली मेटल है ना, बड़ी है ना, बड़ी साइज, बड़ा वॉल्यूम छोड़ना, ऐसे ऐसे ध्यान में रखो, बड़ा है वो नहीं ना, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज तो कम होता है, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा वैसे, है ना थोड़ा। तो इसमें अल्कली मेटल आपको मिले, यानी ग्रुप 1 मिला आपको पीक पोजीशन पे, अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको मिले डिसेंडिंग पोजीशन पे, और मेटालॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स आपको मिले बॉटम पोजीशन पे। अभी इसको याद करना है, क्या बोलना है, हेलो असेंडिंग, हेलो असेंडिंग, हेलो हेलो असेंडिंग, असेंडिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2, बॉटम पे कौन, मेटालॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर से हेलो हेलोजन ग्रुप 1 ग्रुप 2, हेलो ग्रुप 1 ग्रुप 2, मेटालॉइड्स एंड ट्रांजिशन, हेलो ग्रुप 1 ग्रुप 2, मेटालॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, हेलो ग्रुप 1 ग्रुप 2, बॉटम पे मेटालॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। याद हो गया क्या, चार ही टाइप ध्यान में रखो, कौन कौन से, हेलो ग्रुप 1 ग्रुप 2, बॉटम पोजीशन पे कौन, मेटालॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे बोलो, आप घर पे बोलो, स्टार्ट करो, बोलो, हाँ स्टार्ट करो, बोलो, इधर उधर मत देखो, हाँ आजू बाजू वाला कौन क्या बोलेगा इसकी तरफ ध्यान अभी तक दिया है ना, समाज क्या सोचेगा, है ना, ये मत देखो, हमें करना है, ध्यान में रखना है तो ऐसे ही बोलना पड़े। बोला क्या, जल्दी बोलो, आई वॉन्ट कंफर्मेशन फ्रॉम यू। बोला क्या, हेलो हेलोजन ग्रुप 1 ग्रुप 2, मेटालॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। यस बोला, सबको बोलना है ना, लाजायचं नाही, लाजतं कोण, लग्नात लाजलेलं चालतं थोडंफार, हाँ हर्षान ने बोला मामा आ गए, यार क्या चल रहा है इधर, है ना, बोल दिया। लाजायचं कुठे असतं, लग्नात, हा लग्नातही लाजायचं नसतं, आता आजकाल कोणी लाजत नाही जास्त, है ना। हेलो ग्रुप 1 ग्रुप 2, मेटालॉइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। चलो प्रणव, एग्जामचा टाइम काय राहील, है ना, मैं आपको व्हाट्सएप कर देते हैं आज कि कल के एग्जाम का टाइम क्या रहेगा। चलो ये तो याद हो गया आपके, और आज का ये लास्ट स्लाइड लेते हैं हम। लॉथरमेयर का जो है ना, जो भी है, इट वॉज इंक्लूडेड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दिस बिकम द बेस ऑफ। अरे लॉथरमेयर का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस बना किसका, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का, और इसका ड्रॉबैक था देयर वाज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। अरे एक्सपेरिमेंट तो किया, एक्सपेरिमेंट तो किया, एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन लोगों को इजी तो लगना चाहिए ना कि यार ये एक्सपेरिमेंट है, इस तरीके से करो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इतने एलिमेंट को एक ग्राफ के ऊपर अरेंज करना, इतने सारे एलिमेंट को एक ग्राफ के ऊपर अरेंज करना इतना आसान तो नहीं है, और वो समझने के लिए भी इतना आसान नहीं है। उसी को बोला जाता है प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन ही उसका प्रैक्टिकली हम किसी को समझा नहीं सकते। तो ये क्या खा समझा, लेकिन क्लासिफिकेशन ये बेस बन गया मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन का, एंड दिस इज द 5th क्लासिफिकेशन वी हैव सीन। अभी सिर्फ बचा है मेंडेलीव, उसके बाद बचा है मोसले,
बस, और लास्ट में लॉन्ग फॉर्म मतलब जो लास्ट का पार्ट है वही पार्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आज पूरे क्लासिफिकेशन खत्म किए और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुने। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, हर बात को समझो। मैं आपको एग्जाम का टाइम मैसेज कर दूंगा और ये वाला जो पीपीटी है, ये वाली जो पीपीटी है उसको मैं आपके ग्रुप के ऊपर डालने वाला हूं, इसलिए आपने कुछ नहीं लिखा तो भी चलता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ये आज यहीं पे रुकते हैं, आज बहुत हो गया। मैं बहुत बोल लिया मैंने इतने देर तक, क्योंकि इसमें बोलना ही पड़ता है, मेरा वर्क ही ऐसा है फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, मुझे बोलना ही पड़ता है। ठीक है, सो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मेरे साथ बने रहो और हम दोनों मिलके जो भी आपका टारगेट है, मैं भूल गया, जो भी आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो। हम आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, हम लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको उनका जो एम है वो मिल जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हम आपको रोज गुड लक देंगे, मैं आपको रोज गुड लक देने वाला हूं। चौहान सर को भी बोलूंगा कि आप भी रोज गुड लक देते जाओ। हम दोनों आज से आपको रोज गुड लक देते जाएंगे और भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे। चलो बाय बाय बाय, यस।